लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दो विपक्षी पार्टी के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो सकते हैं। ये मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। अगर लेंस को थोड़ा और वाइड किया जाए तो आपको समझ में आएगा कि देश में ऐसे 5 राज्य हैं जहां के बड़े विपक्षी नेताओं के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार है। अब आप में से कई लोग मुझसे ये पूछ सकते हैं कि अगर किसी अपराध की शिकायत हुई है और उसकी जांच हो रही है तो मैं इन सबको लोकसभा चुनाव से क्यों जोड़ रहा हूं? तो इस पर मेरा जवाब होगा राजनीति। जी हाँ, वही राजनीति जिसके राजनेताओं पर यह शिकायत होती रहती है कि इन लोगों ने इन तरह की एजेंसियों को सत्ता बचाने और सत्ता बनाने के लिए इनका गलत इस्तेमाल किया है। और जब इस एंगल पर थोड़ा और सोचा जाए तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि इन 5 बड़े नेताओं के पीछे लोकसभा की 156 सीटें छिपी हुई है। इस वीडियो में बात करेंगे इसी मुद्दे पर। आखिरकार क्यों सेंट्रल एजेंसीज इन तमाम विपक्षी नेताओं पर शिकंजा कस रही है, इन नेताओं पर क्या आरोप है और अगर इनकी गिरफ्तारी होती है तो कितनी लोकसभा सीटों पर सीधा असर होगा। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। इस लिस्ट के पहले 2 नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें कथित शराब घोटाले के मामले में ईडी 3 बार समन भेज चुकी है। केजरीवाल के 2 प्रमुख नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, ये ईडी इन्हें पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। ऐसे में ईडी अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी कर लेती है तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। इसका असर पंजाब पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां के लिए भी अरविंद केजरीवाल पार्टी के ब्रांड फेस हैं। लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन को कथित अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए ईडी 7 बार समन भेज चुकी है, लेकिन हेमंत एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। और तो और ईडी लगातार हेमंत सोरेन के करीबी लोगों के ठिकाने पर छापे मार रही है। इस चीज ने चुनाव से पहले सोरेन की पॉलिटिकल इमेज पर थोड़ा ना थोड़ा डेंट तो जरूर मारा है। और अगर हेमंत गिरफ्तार हो जाते हैं तो लोकसभा की 14 सीटों पर जेएमएम के वोट बैंक पर बुरा असर होगा ही, और इसका और ज्यादा बुरा असर देखने को मिलेगा साल 2024 के अंत में झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव पर। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि कैसे इन नेताओं की गिरफ्तारी से ही लोकसभा के रिजल्ट में काफी अंतर आ सकता है। गिरफ्तार हो या ना हो, इन पर चल रही जांच से ही वोट बैंक पर असर होना अभी से ही शुरू हो चुका है। आपको और आगे लेकर चलता हूं। लिस्ट के तीसरे बड़े नेता हैं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप है कि उन्होंने रेलवे में नौकरी देने के बदले लोगों से उनकी जमीन काफी कम कीमत पर खरीद ली है। इस मामले में तेजस्वी यादव के साथ ही लालू यादव और राबड़ी देवी पर भी जमानत पर चल रही है और कई बार इनसे पूछताछ की जा चुकी है। अगर लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो जाती है तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर तेजस्वी यादव की पार्टी को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार भी अभी इनके साथ ही है। तेजस्वी की गिरफ्तारी का दोहरा असर देखने को मिल सकता है। इस लिस्ट के चौथे बड़े नेता हैं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। इनका असर सिर्फ कर्नाटक में ही ना होकर साउथ के कई राज्यों में है। इनके ऊपर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है और इसकी जांच भी चल रही है। इन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया जा चुका है। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने कर्नाटक के बाद तेलंगाना में सरकार बनाई है, उससे साउथ में कांग्रेस काफी मजबूत होते दिखाई दे रही है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार का मैनेजमेंट भी दिखाई देता है। ऐसे में अगर डीके शिव कुमार की गिरफ्तारी हो जाती है तो कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की स्थिति काफी कमजोर हो सकती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस का अब अगला टारगेट है आंध्र प्रदेश। यहाँ बीजेपी की पकड़ काफी कमजोर है और कांग्रेस की काफी ज्यादा। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव से पहले साउथ के बड़े कांग्रेस नेताओं पर गाज गिरती है तो आंध्र प्रदेश की भी 25 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का वोट परसेंटेज जरूर कम होगा। अगले बड़े नेता का नाम है अभिषेक बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। माना जाता है कि तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक पश्चिम बंगाल की राजनीति और पार्टी दोनों में ही उतने ही ताकतवर हैं जितनी की ममता बनर्जी हैं। लेकिन अभिषेक पर भी ईडी की गाज गिरी हुई है। अभिषेक बनर्जी के ऊपर पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले का आरोप है और इसे लेकर ईडी अभिषेक और उनकी पत्नी से लगातार पूछताछ करती रहती है।
इस मामले में अब तक 126 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है। ईडी दावा कर रही है कि उनके पास अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अच्छे खासे सबूत इकट्ठे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि अभिषेक आने वाले दिनों में ममता बनर्जी की जगह लेने वाले हैं। लेकिन लोकसभा से पहले अगर अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी हो जाती है या उन पर ऐसे ही ईडी की गाज गिरती रहती है तो पक्का पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर टीएमसी के वोट शेयर में नुकसान हो सकता है और इसका फायदा पहुंचेगा सीधे सीधे बीजेपी को। तो अभी तक हमें समझ में क्या आया है? अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की 7 सीटें, हेमंत सोरेन से झारखंड की 14 सीटें, तेजस्वी यादव से बिहार की 40 सीटें, डीके शिवकुमार से कर्नाटक की 28 और आंध्र प्रदेश की 25 सीटें और आखिर में अभिषेक बनर्जी से पश्चिम बंगाल की 42 सीटें प्रभावित हो रही हैं, जो कुल मिलाकर होती है 156 सीटें। इनमें से ज्यादातर सीटों पर अगर कांग्रेस या कांग्रेस अलायंस को नुकसान होता है तो उसका सीधा फायदा होगा बीजेपी को, जैसे कि दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। इन सभी राज्यों में मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी, जहां फायदा सीधे सीधे बीजेपी को होने वाला है। लेकिन ये तो हो गया सिर्फ 5 नेताओं की लिस्ट, लेकिन इस लिस्ट में कई और ऐसे नेताओं के नाम हैं जिनके ऊपर ईडी की गाज है और इन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। सबसे पहले तो 3 बड़े नेता हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। इन तीनों नेताओं के साथ ही कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के ऊपर नेशनल हेराल्ड के मामले में जांच चल रही है। आरोप है कि 1938 में जब जवाहरलाल नेहरू और दूसरे नेताओं ने एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई जो नेशनल हेराल्ड नाम से अखबार छापती थी, इसलिए इसे देश के कई शहरों में सस्ते दाम पर जमीनें अलॉट की गई थी। अब आरोप ये है कि साल 2011 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने मिलकर एक यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई और सिर्फ 50 लाख रुपए में एसोसिएट जनरल लिमिटेड कंपनी को टेक ओवर कर लिया और इसी के साथ ये लोग 2 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए। इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के 20 बड़े नेता अभी जमानत पर चल रहे हैं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन से जुड़े शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत के ऊपर पात्रा चौल घोटाले का आरोप है। इसे लेकर ईडी ने उन्हें साल 2022 में गिरफ्तार भी किया था, लेकिन अभी संजय राउत जमानत पर है। संजय राउत की गिरफ्तारी से शिवसेना के वोट बैंक पर बुरा असर होगा, जिसका सीधा असर लोकसभा की उन 18 सीटों पर होगा जिसकी कमान अभी शिवसेना के पास है और यहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे बीते कई सालों में विपक्ष के बड़े नेता जिनके लोकसभा की सीटों पर वोट शेयर में हलचल हो सकती है, उन पर लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है और ईडी ने कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट ये बताती है कि साल 2014 से मार्च 2023 तक नेताओं के खिलाफ ईडी का एक्शन पहले से 4 गुना बढ़ चुका है। इन 9 सालों में 121 प्रमुख राजनेता जांच के दायरे में आए हैं और इनमें से 95% यानी कि 121 में से 115 नेता विपक्षी पार्टियों से है। सीधे सीधे कहे तो कांग्रेस के टाइम पर 2004 से 2014 तक कुल 26 नेता जांच के दायरे में आए थे, जिनमें से 54% यानी कि 14 नेता विपक्ष के थे। तो इस वीडियो से हमें क्या समझ में आता है? इस वीडियो से हमें ये समझ में आता है कि कैसे बीते 9 सालों में बीजेपी की सरकार थी तो 121 नेताओं पर जो ईडी की रेड हुई उनमें से 115 तो सिर्फ विपक्ष के थे और इन्हीं विपक्षी नेताओं पर हुई कार्रवाई से लोकसभा की सीधे सीधे 156 सीटें और ओवरऑल करीब करीब 250 सीटों पर वोट बैंक में असर होने वाला है। अब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कुछ वक्त बचा हुआ है। चुनाव से ठीक पहले इसी तरह के पॉलिटिकल एनालिसिस वाले वीडियोस देखने के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर इस वीडियो से मिली नॉलेज आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।